हमने चालू किया था, आपका जो चैप्टर था हमारा वो था आपका कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम, जिसके अंदर जो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है आपका चौथा आम चुनाव। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस जो है वो आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है टॉपिक आपका चौथा आम चुनाव, जिसकी हम बात करेंगे जो हुआ था कब, आपका 1967 में। अच्छा आपको एक बात बताऊं मैं, आम चुनाव वैसे होता क्या है, तो जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं ना उसको हम जनरली जनरल इलेक्शन या फिर लोकसभा का चुनाव या फिर आम चुनाव कहते हैं, जिस चुनाव के अंदर हम किसको चुनते हैं, प्रधानमंत्री को। ठीक है, हमारे देश के अंदर अगर हम बात बताएं तो ये जो समय चल रहा है ये चौथे आम चुनाव की बात है। इससे पहले हमारे देश के अंदर 1952 से लेकर के 57 तक पहला आम चुनाव हुआ था, फिर 1957 से लेकर के 1962 तक हुआ था दूसरा आम चुनाव, फिर आपके बाद अगर हम बात बताएं तो जो तीसरा था वो था आपका 1962 से लेकर के 67, 5 साल का, और 67 में होना है अब आपका कौन सा, चौथा आम चुनाव। तो ये उसी टॉपिक की बात हो रही है जिसका नाम है आपका फोर्थ जनरल इलेक्शन, यानी कि आपका चौथा आम चुनाव 1967। ठीक है, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो ये कि आखिर चौथे आम चुनाव के समय देश को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। समझो, ध्यान से समझना, टॉपिक कह रहा है कि आखिर चौथे आम चुनाव में देश को किन किन चीजों की समस्या है, किन किन चीजों का समस्या का सामना करना पड़ा था। तो पहला है आपका युद्धों के कारण आर्थिक स्थिति जो थी हमारी भयावह हो गई थी। जब हम 1967 में जो हमारा फोर्थ इलेक्शन हो रहा है ना आपका चौथा आम चुनाव, तो इस दौरान कहीं ना कहीं हमारे देश की जो हालत थी, या मैं ये कहूं कि आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत खराब थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत ने उस साल 1962 में और 1965 में 2 युद्ध लड़े थे। तो आप टॉपिक लिखोगे, मतलब आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रखा है यहां पर। क्वेश्चन अगर आपका आता है कि जब हमने जो हमारा फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ, चौथा आम चुनाव, तो उस समय देश के सामने कौन कौन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो पहला पॉइंट लिखोगे आप, युद्धों के कारण आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब हो गई थी। हम कहेंगे कि पूर्व में, यानी कि जो पास्ट में हमने युद्ध किए, चाहे वो 1962 में हो चाहे वो 1965 में हो, इस दौरान देश की आर्थिक स्थिति होती है वो काफी खराब हुई युद्ध के कारण। ठीक है, साथ ही विदेशी मुद्रा की भी कमी हुई हमारे देश में, और हमारे पास फॉरेन करेंसी थी नहीं, और ना ही हमारे पास फॉरेन करेंसी थी, तो जब हमारे पास विदेशी मुद्राएं नहीं होगी तो लोग हमसे व्यापार भी नहीं करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे विदेशी मुद्रा में भी कमी आई, निर्यात में भी कमी आई, तो देश की आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत खराब हो चुकी थी। और ये कब की बात है, चौथे आम चुनाव की, जो कब हुआ है 1967 में। पहली समस्या देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाना युद्धों के कारण। दूसरी जो समस्या थी वो ये थी आपका पर्यावरणीय घटक। केवल युद्ध ही वो कारण नहीं थे इसी कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई, बल्कि कुछ पर्यावरण का भी इसमें सपोर्ट जाता है। कैसे, 60 का दशक जो है वो पर्यावरणीय समस्या, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का भी दौर रहा। यहां एक तरफ मानसून की अनिश्चितता से सूखा आया, देश में अकाल पड़ते हैं, वहीं खाद्यान्न संकट, खाने पीने भूखमरी की भी समस्या हमारे देश में आ गई थी। तो 1967 के चौथे आम चुनाव में 2 समस्या हमने देखी। पहली समस्या क्या थी, युद्ध के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और दूसरी समस्या क्या थी आपकी, कि पर्यावरणीय संकट, जिसमें अकाल, मानसून की कमी, बारिश ना होना, जिसे सूखा पड़ता है, और साथ ही साथ भूखमरी की समस्या आ जाती है। 2 समस्या हो गई। तीसरी समस्या की बात करें तो महंगाई। जैसा कि हमने देखा, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा थी नहीं, विदेशी मुद्रा की कमी थी, साथ ही साथ देश की सरकार, देखो एक तो विदेशी मुद्रा की कमी है, ऊपर से बारिश अच्छी ना होने के कारण पैदावार अच्छी नहीं हुई, पैदावार अच्छी नहीं होगी तो उत्पादन अच्छा नहीं हुआ। तो जब एक तरह से उत्पादन अच्छा नहीं होता ना, तो डिमांड तो ज्यादा रहता है, मांग ज्यादा होती है, पर सप्लाई हो नहीं पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, प्राइस जो है, कीमतें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो वही था हमारे पास, क्योंकि विदेशी मुद्रा की कमी थी हमारे पास। एक तो हमारे देश में खाने पीने की चीजों की कमी पड़ गई, तो महंगाई तो ऐसी बढ़नी है। ऊपर से क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं था, तो जब विदेशी मुद्रा हमारे देश में नहीं था तो सरकार को क्या करना पड़ा, अपनी करेंसी को ना डाउन करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने क्या किया, कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पहले $1 5 रुपए के बराबर था, उसे घटाकर कितना कर दिया गया है, $1 7 रुपए के बराबर। हमने अपनी करेंसी को घटा दिया, और ऐसा करने से क्या होता है, बाहर के लोग हमसे तो व्यापार तो करेंगे कि उन्हें सस्ता पड़ेगा भारत। मतलब मान के चलो, पहले बाहर के लोगों को ना $1 के बदले कितने रुपए का सामान मिलता था, 5 रुपए का। अब बाहर के लोगों को $1 के बदले कितने रुपए का सामान मिल जाएगा, 7 रुपए का। इससे क्या होगा, वो लोग हमसे व्यापार तो करेंगे, बट हमारे देश की जो डॉलर हमने करेंसी जो गिरा दी है, इस कारण क्या होगा, महंगाई देश की बढ़ जाएगी। तो ये है 1967 में
चौथे आम चुनाव के समय देश की समस्या। तो 3 समस्या हुई। पहली समस्या थी युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति खराब होना, दूसरी समस्या थी पर्यावरणीय संकट, चाहे वो मानसून की कमी हो, सूखा पड़ जाना हो, इसके कारण पैदावार नहीं हुआ तो भुखमरी की समस्या, और तीसरी समस्या जो हो गई वो थी महंगाई की समस्या। ठीक है, महंगाई अपने चरम पर था, सरकार ने विदेशी मुद्रा के लिए हिसाब से अपनी भारतीय करेंसी को डाउन भी कर दिया, और जब हमें पता है कि भारतीय करेंसी डाउन हो जाती तो व्यापार तो बढ़ेगा बट चीजें महंगी हो जाएगी देश के अंदर। ठीक है, ये 3 कारण। चौथा कारण की अगर हम बात करें तो चौथा कारण क्या था, देश के अंदर थी बेरोजगारी। बेरोजगारी, निर्धनता दोनों अपने चरम पर थी। तो आप ये 4 पॉइंट लिखोगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1967 के चौथे आम चुनाव में देश को आने वाली समस्याएं, तो 4 समस्याएं हो गई। पहली समस्या क्या थी हमारे पास, युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति खराब। दूसरी समस्या क्या थी, पर्यावरणीय संकट के कारण देश में सूखा पड़ जाना, मानसून का ना होना, इन सब के कारण रिजल्ट क्या निकला कि खाद्यान्न कमी हो गई, भूखमरी। तीसरी समस्या क्या थी, महंगाई। महंगाई था, महंगाई होने के पीछे 2 कारण है, एक तो पैदावार हमारे यहाँ था नहीं, मांग ज्यादा हो रही है, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और दूसरी समस्या ये भी है इसके पीछे कि सरकार ने अपने देश की घरेलू मुद्रा की करेंसी को डॉलर के मुकाबले क्या कर दिया, डाउन कर दिया। और तीसरा कारण क्या था, तीसरी समस्या क्या थी हमारे देश में, बेरोजगारी या निर्धनता। समझ चीज। फिर आप निष्कर्ष लिखते हो क्या कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम ये कहना गलत नहीं होगा कि चौथे आम चुनाव 1967 में देश की स्थिति जो थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। समझ में आया चीज। तो ये है आपका वो पॉइंट। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या आप इसको एक बार नोट कर सकते हो। फुट कैप्चर। तो हमने जो पहला टॉपिक बात किया जिसमें था आपका 1967 या चौथे आम चुनाव के समय देश की समस्या। अब उसके बाद एक टॉपिक है हमारा, ये पूरा टॉपिक चल रहा है ना आपका, ये चल रहा है चौथे आम चुनाव के बारे में। पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है आपके बुक में दे रखा है, वो है गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद या नॉन कांग्रेसिज्म क्या होता है? तो गैर कांग्रेसवाद का मतलब है क्या समझना, तो सभी विपक्षी दलों ने मिलकर के स्वयं को एकजुट किया और कांग्रेस विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। समझ ध्यान से, हुआ क्या कि जितने भी विपक्ष दल थे, क्योंकि कांग्रेस के सामने एक अकेला अपोजिशन पार्टी कभी भी टिक नहीं पाता, तो क्या किया कि जितने भी विपक्ष की पार्टियां थी ना, अपोजिशन पार्टीज, सब इकट्ठे हुए, एकजुट होकर के उन्होंने किसका विरोध किया, कांग्रेस का। और इसी विचारधारा को, इसी कांग्रेस विरोधी विचारधारा को राजनीतिज्ञों ने, पॉलिटिशियन ने क्या नाम दिया, गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। समझ में आया चीज। गैर कांग्रेसवाद क्या है, तो गैर कांग्रेसवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी विपक्षी दल अपने आप को इकट्ठा करते हैं और कांग्रेस के विरुद्ध मोर्चा चलाते हैं। समझ में आया चीज भाई, और इसी को हम कहते हैं गैर कांग्रेसवाद। समझ में आया चीज, आ गया। और उस समय अगर ऐसे मोर्चे की बात करें ना, तो उस समय ऐसे मोर्चे 2 हैं जो पॉपुलर है हमारे पास। एक होता है आपका एसवीडी, जिसको हम कहते हैं संयुक्त विधायक दल। संयुक्त विधायक दल यानी जितने भी विधायक होंगे वो आपस में मिलकर के एक पार्टी बना लेंगे। ठीक है। और एक और था आपका पंजाब के अंदर, एक था, ये था आपका संयुक्त विधायक दल, और एक और आपका था, वो था आपका पंजाब के अंदर था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट ना। तो ये 2 उस समय के मेन ऐसे हैं जो कांग्रेस विरोधी विचारधाराओं के लिए बनाए गए थे। ठीक है। तो गैर कांग्रेसवाद समझ में आया। तो गैर कांग्रेसवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सारे अपोजिशन के लीडर एकजुट होकर के किसके विरुद्ध मोर्चा करते हैं, कांग्रेस के विरुद्ध। और यहां पर 2 एग्जांपल है, एसवीडी संयुक्त विधायक दल, और दूसरा हो गया पंजाब का पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। समझ में आया चीज भाई, एक बार इसको नोट कर सकते हो, यूनाइटेड फ्रंट। तो अब बात करते हैं चौथे आम चुनाव में, यानी कि जो 1967 का चुनाव हुआ उससे पहले हमने स्थिति देखी क्या थी देश की, फिर हमने गैर कांग्रेसवादियों की बात की जो ऐसे विचारधारक जो कांग्रेस के अगेंस्ट थे, और अब हम बात कर रहे हैं कि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की हालत क्या हुई। तो चौथा आम चुनाव हुआ, 1967 का आम चुनाव होता है, और यह ऐसा चुनाव था जिसमें लोकसभा में, यानी इस चुनाव में कांग्रेस को अब तक हुए जितने भी चुनाव थे, चाहे वो 52 का चुनाव हो, चाहे वो 57 का चुनाव हो या 62 का चुनाव हो,
उन सभी चुनावों में से पहली बार ऐसा था कि कांग्रेस को सबसे कम बहुमत मिला। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं? 283। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ अब तक के चुनाव में कि कांग्रेस को 300 से कम सीट मिली। मतलब कांग्रेस ने सरकार तो बना ली बहुमत से, बट कांग्रेस को 300 सीट भी हासिल नहीं कर पाई। तो पहला समझाया ये चीज। तो चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या हुई? तो कांग्रेस की स्थिति इस प्रकार से हुई कि अब तक के हुए जितने भी चुनाव थे उन सभी चुनाव में से पहली बार ऐसा था कि कांग्रेस को 300 से भी कम सीट मिले। कितने सीट मिले उसे? 283। समझा? दूसरा क्या निकल कर आता है? तो इस दौरान कांग्रेस का वोट और सीट दोनों का ही परसेंटेज कम था, जो आमतौर पे ज्यादा रहता था कि कांग्रेस को लोग वोट भी ज्यादा देते थे और सीट भी उससे ज्यादा मिलती थी। पर इस बार ये भी गलत हो गया, कांग्रेस को वोट भी कम मिले एंड सीट भी कम मिले। तीसरा ये था, साथ ही कांग्रेस मंत्रिमंडल के आधे से भी ज्यादा मंत्री, जो पहले उसके मंत्रिमंडल के मेंबर होते थे ना, आधे से ज्यादा मंत्री क्या हुए? चुनाव हार गए। समझे चीज? मतलब क्या हुआ? तो 3 परिणाम निकल सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि 1967 के चौथे आम चुनाव के क्या नतीजे निकले। तो हम ये कहेंगे कि इस चुनाव में कांग्रेस को पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 300 से कम वोट मिला। कांग्रेस बहुमत तो बनाती है, बट उसका वर्चस्व कहीं ना कहीं जो जैसा होता था वैसा देखने को नहीं मिला। दूसरा ये था कि इस दौरान कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज और सीट परसेंटेज दोनों ही डाउन हो गए। तीसरा, साथ ही कांग्रेस के मंत्रिमंडल के जितने महान नेता थे ना, उनमें से कई नेता भी चुनाव हार गए। और चौथा ये था कि कौन कौन से, अगर आपसे पूछता है कि कौन कौन से कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता हार गए, तो आप कहोगे के कामराज तमिलनाडु मद्रास से, एस के पाटिल महाराष्ट्र से, अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से, के बी सहाय बिहार से। ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जो कि चुनाव हार गए। सुना है चीज? फिर अगला अगर बात करें, साथी को 9 राज्यों में भी कांग्रेस को हार मिल गई। 9 राज्य भी ऐसे थे जहां से कांग्रेस चुनाव हारी। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? बंगाल, यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल। ये नाम याद रखने आपको, ठीक है? तो इनमें से आपको एमसीक्यू पूछ सकता है कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य इसमें 1967 के चुनाव में कांग्रेस को सीट नहीं मिली। तो ये नाम याद रखना, बंगाल, मतलब बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इधर के तीनों तो है ही। यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल। इन सबसे, जिसमें से मैंने बताया तमिलनाडु से कौन हारा था? के कामराज। ठीक है, तमिलनाडु से के कामराज, बिहार से सहाय, ठीक है, और आपका बंगाल से हारा था अतुल्य घोष, मैंने यहां पे नाम बताए थे ना अभी आपको, और महाराष्ट्र से कौन हारा था? आपका एस के पाटिल। तो ये नाम याद रखना। तो अगर आपसे पूछता है कि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को बताइए, तो हम कहेंगे भाई पहली तो स्थिति ये थी कि कांग्रेस को पहली बार 300 से भी कम वोट मिले। दूसरा, कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज, कांग्रेस का सीट परसेंटेज दोनों ही कम था। तीसरा हम ये कहेंगे कि भाई साथ ही कांग्रेस के आधे से भी ज्यादा मंत्रिमंडल के जो नेता थे, ये नेता जो लोग हैं वो भी क्या हुए? हार गए। कुछ प्रसिद्ध नेता के नाम है, के कामराज तमिलनाडु से, एस के पाटिल महाराष्ट्र से, अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से, और के बी सहाय कहां से हार गए? बिहार से। और कांग्रेस को 9 राज्यों में हार मिली। वो 9 राज्य आपके बंगाल, बंगाल हो गया आपका, यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है इस दौरान डीएमके पार्टी, डीएमके समझते हो ना, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, इस पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ मद्रास यानी कि तमिलनाडु में सरकार बनाई। और यह पहली बार ऐसी पार्टी थी जिसने विपक्ष दल होकर के बिना गठबंधन के पहली बार किसी पार्टी की सरकार बनी हो अब तक। समय चीज तो याद रखना। और आपसे पूछता है कि वह कौन सी पार्टी है जिसने बिना गठबंधन के कांग्रेस के विपक्ष में खड़े होकर सरकार बनाई, तो वो डीएमके पार्टी थी। और डीएमके पार्टी की खास बात यह है कि डीएमके पार्टी ये वही पार्टी है जिसने क्या किया था? जिसने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध किया है। सुना चीज भाई? ठीक है। अच्छा, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका टॉपिक था कि कांग्रेस के बारे में 1967 में कांग्रेस की स्थिति किस प्रकार से थी। ठीक है, एक बार आप इसको कैप्चर कर लो। अभी तक हमने देखा कि भाई 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति, उससे पहले हमने बात किया था देश की समस्या, फिर हमने बात किया था आपका गैर कांग्रेसवादी विचारधाराओं के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक होता है ना, ये होता है आया राम गया राम के बारे में। आपसे पेपर पूछ सकता है कि यह आया राम गया राम की जो तुकबंदी है, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो समझना ध्यान से, देखो क्या है। कहते हैं विधायकों द्वारा चुनाव जीतने के बाद, जब कोई विधायक चुनाव जीत जाता था ना, तो जीतने के बाद अपने पार्टी को बदल देता था।
सर ये चीज कि मतलब पहले होता क्या था कि जो विधायक है, मान के चलो कांग्रेस चुनाव लड़ा, जीतने के बाद वो बीजेपी में चला गया, तो इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं क्या? दल बदल की प्रवृत्ति। क्या कहते हैं? दल बदल की प्रवृत्ति। ये खराब चीज है। जनता ने उसे वोट दिया ये सोच करके कि भाई ये तो क्या है, कांग्रेस का है, पर फिर वो अपना जो सीट होता था वो बेच देता किसको? बीजेपी को। तो ये गलत चीज होता है, जैसे बाद में ना हमारे देश से हटा दिया गया, हमारे देश में वैसा नहीं है। बट आयाराम गयाराम है क्या? तो कहते हैं विधायकों द्वारा ना पहले क्या होता था कि चुनाव जीतने के बाद अपने आप को एक दल से दूसरे दल में बदल देना, इसी को कहते थे दल बदल की प्रवृत्ति। और ये आयाराम गयाराम की बात कहां से आती है देखना यहाँ पे। कहते हैं क्या अर्जुन, तो कहते हैं क्या 1967 के चुनावों में, जो 1967 का चुनाव हुआ, उस चुनावों के बाद हरियाणा का एक विधायक है, याद रखना क्या नाम है इसका? गयालाल। हरियाणा का एक विधायक था गयालाल। इसने क्या किया? 15 दिन के अंदर तीन बार पार्टी बदल दी, और इसी के लिए वर्ड यूज किया गया आयाराम गयाराम। समझ आया चीज भाई? तो जो आयाराम गयाराम है वो यहीं से यूज होता है कि 1967 के चुनाव में हरियाणा का एक विधायक गयालाल ने क्या किया है? 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदली, जिसी को हम कहते हैं आयाराम गयाराम। एग्जाम्पल देखो इस प्रकार से है कि पहले वो था संयुक्त विधायक दल में, फिर जरा कांग्रेस, फिर कांग्रेस जब सत्ता नहीं बन पाई तो कहां चला गया? दोबारा एसवीडी में, और इसी को हम कहते हैं आयाराम या गयाराम। और नाम था उस बंदे का गयालाल। कहां का विधायक? हरियाणा का विधायक। चुनाव हुआ था 1967 में। ठीक है, इसको कैप्चर कर लो एक बार। अब जो टॉपिक है देखो हमारे पास, ये टॉपिक का नाम है कांग्रेस में विभाजन। समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, कांग्रेस विभाजन की बात करते हैं। तो कहते हैं 1967 में कांग्रेस सत्ता में तो आई, पर मैंने कहा था इसे बहुमत जो था बहुत कम मिला। इस बार कितना मिला था? केवल कितनी सीट मिली थी? 283। तो ये कह रहा है कि 1967 में कांग्रेस सत्ता में तो आई, परंतु राजनीतिज्ञ को इस बात का अंदेशा था कि भारत की जो वरिष्ठ राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस अब उस विभाजन से दूर नहीं है। मतलब 1967 के जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिला? 283। बहुमत मिलती है, सत्ता में तो आती है, परंतु उस समय के जितने भी मशहूर पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अंदेशा लगा दिया था कि आने वाले समय में कांग्रेस का विभाजन जो है वो बिल्कुल तय है। पर हुआ भी ऐसा ही कुछ। इंदिरा ने पार्टी तथा सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमें पता है ना इंदिरा गांधी को बनाया गया था सिंडिकेट के द्वारा। सिंडिकेट वही लोग हैं जो कांग्रेस के दिग्गज नेता लोग थे, और उन्होंने क्या सोचकर इंदिरा गांधी को बनाया था सीट पर कि वो हमारी कठपुतली रहेगी, हमारे इशारों पर काम करेगी। बट इंदिरा गांधी को लगा कि भाई अगर सरकार पे ना मजबूत पकड़ बनानी है तो क्या करना होगा उसे। तो उसने क्या किया ना, उसके जितने भी विश्वसनीय या विश्वास पात्र नेता थे उनको तो उसने मंत्रिमंडल दे दिया, और जितने भी ऐसे नेता थे जो लगते थे ऐसे कि भाई ये मुझे कंट्रोल करेंगे या मेरे काम में अड़चन डालेंगे, उन सबको उसने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। सबसे पहला काम इसने यही किया। प्रधानमंत्री बनती है तो अपने विश्वास पात्र, अपने विश्वसनीय लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करती है, और बाकी जो रह जाते हैं लोग जिसको लगता है इस पर अंदेशा था उसको, उन सबको मंत्रिमंडल से बाहर कर देती है। इंदिरा ने चुनाव में जो नुकसान हुआ, जो चुनाव में कांग्रेस की छवि खराब हुई थी, 283 सीट, इस छवि को सुधारने के लिए इंदिरा गांधी ने ना 10 सूत्री कार्यक्रम भी चालू किया था। 10 सूत्री कार्यक्रम, जिसके मतलब इसमें उन्होंने कुछ ना 10 काम किए थे ऐसे जो गरीबों के फेवर में जा रहे हैं, गरीबों के हितों में जा रहे हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल इस प्रकार से, ऐसे उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि अब बैंक जो होंगे वो सरकार के अधिकार में होंगे। किसके अधिकार में होंगे? सरकार के। दूसरा ये था भूमि सुधार, एक भूमि की सीमा लागू कर देना। ठीक है, और प्लस में एक होता है प्रीवी पर्स। अच्छा, प्रीवी पर्स के बारे में ना 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीवी पर्स है क्या। तो प्रीवी पर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रीवी पर्स का मतलब होता है कि जब ना भारत, आपने पढ़ा था एक चैप्टर जिसमें हमने बताया था कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय देश के अंदर कुल मिलाकर कितनी देशी रियासतें थी? 565। तो उन राजा महाराजाओं को भारत में मिलाने के लिए ना सरकार ने उनको ऑफर किया कि अगर आप भारत में मिल जाओगे ना तो हम बदले में आपको पेंशन देते रहेंगे, आपकी जागीरें इतनी रहेंगी, आपकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं करेगा। ठीक है, बट बाद में, और इसी चीज को, इसी फैसिलिटी को हम कहते हैं प्रीवी पर्स। बट इंदिरा गांधी ने इस प्रीवी पर्स को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। ठीक है, खत्म कर दिया इंदिरा गांधी ने। मतलब उन देसी राजा महाराजाओं के परिवारों को जो फैसिलिटी मिलती थी ना पेंशन वेंशन के तौर पर, उन सबको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया।
यानी कुल मिलाकर इंदिरा गांधी किसके लिए काम कर रही हैं? गरीबों के लिए, गरीबों में अपनी एक छवि बनाने के लिए। फिर अगला बात करते हैं, फिर देखो क्या हुआ। अब विभाजन की पहली जो बात हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं वहीं से चालू हो गई। मतलब विभाजन की बात मैं इस प्रकार से कह रहा हूं कि 1967 में जो चौथा आम चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आती है, पर बहुमत का जो असर था वो बहुत कम था, और कांग्रेस को या कहीं ना कहीं अन्य लोगों को इस बात का अंदाजा था कि आने वाले समय में कांग्रेस का विभाजन तय है। ठीक है, इंदिरा गांधी ने चुनाव में जो छवि खराब हुई थी ना, उसको सुधारने के लिए कुछ कार्यक्रम भी चालू किया, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना, प्रिवी पर्स हटा देना। प्रिवी पर्स का मतलब है जो फैसिलिटी किसको दी जा रही थी? राजा महाराजाओं को, उन सब छीन लेना, ताकि गरीबों में कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक अच्छी इमेज बनकर सामने आए। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं आपको पहले ही कि ये जो प्रिवी पर्स वाली बात है ना, जब इंदिरा गांधी ने इसको हटाने की कोशिश की थी, तो उस समय के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, कौन? मोरारजी देसाई, जो उस समय के उप प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया था कि आप ऐसे मत करो। समझे चीज? मतलब कहीं ना कहीं असर यहीं से चालू हो चुका था। और इस आग में घी का काम करता है कौन? 1969 में हुआ राष्ट्रपति का चुनाव। 1967 से कहीं ना कहीं दोनों मतलब पार्टी में मतभेद होना शुरू हो चुका था, बट इस मतभेद को और ज्यादा आग में घी का काम तब होता है जब 1969 में 1969 में होता है राष्ट्रपति का चुनाव। देखो इसमें क्या हुआ समझना। तो 1969 में उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ना, प्रेसिडेंट, कौन? जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु होने के बाद अब हुई नए राष्ट्रपति के चुनाव की बारी। तो इंदिरा गांधी, और कहीं ना कहीं इन्हीं की मृत्यु से असर पड़ गया कि हाँ भाई दोनों गुटों का बंटवारा हो गया। वैसे दो गुट बनते कौन कौन से हैं तो एक बार मैं भी बता दूंगा, पहले मैं आपको बताऊं इस चुनाव में हुआ क्या था। तो जब जाकिर हुसैन मर गए, तो जाकिर हुसैन मरने के बाद ना जो कांग्रेस के दिग्गज नेता लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई लोकसभा की जो करंट अध्यक्ष है ना अभी, कौन? संजीव रेड्डी, हम इनको बनाएंगे राष्ट्रपति। पर इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, हम इसको नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे किसको? इंदिरा गांधी ने उस समय के जो उपराष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, उनको बनाएंगे। समझ लो ध्यान से, 1969 में 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद अब हुआ अड़चन यह आई कि भाई अब कौन बनेगा राष्ट्रपति। तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंडिकेट के लोग थे, उन्होंने कहा हम किसको बनाएंगे? एन संजीव रेड्डी को, जो उस समय के लोकसभा के अध्यक्ष थे। पर इंदिरा गांधी ने क्या कहा? किसके बनाएंगे? हम बनाएंगे वीवी गिरी को, जो उस समय के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, इस विवाद के कारण उस समय के जो उप प्रधानमंत्री थे, कौन? और वित्त मंत्री भी, मोरारजी देसाई, इन्होंने अपनी सरकार से हट लिया, कहा हम मैं सरकार के साथ नहीं रहूंगा क्योंकि इंदिरा गांधी मेरी बात नहीं मान रही। और मैंने बताया था ये खफा ऐसी बात के लिए नहीं थी, ये खफा पहले भी हो चुका था। किस चीज को लेकर के? प्रिवी पर्स को जो हटाया जा रहा था ना, उसको लेकर के भी ये नाराज हो चुका था। तो कहीं ना कहीं वो जो विवाद था वो दिख रहा था, बट उससे अब स्पष्ट तौर पर तब मिल गया। और फिर जब बात ये हुई तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे समय, कौन? एस निजलिंगप्पा, एस निजलिंगप्पा। इससे पहले थे के कामराज, और अब कौन है? एस निजलिंगप्पा। तो उन्होंने ये बात कही, उन्होंने अपने कांग्रेस के मेंबर से कहा कि देखो सब जाकर के वोट किसको दो? सब जाके वोट किसको दो? संजीव रेड्डी को, जैसे सिंडिकेट वाले चाहते हैं। बट इंदिरा गांधी ने कहा कि सब अपने मन की आवाज सुनो भाई। ठीक है, और मन की आवाज सुनने का मतलब है कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी इनडायरेक्टली ये कह रही हैं, अगर तुम उसको वोट देकर आओगे तो प्रधानमंत्री मैं हूं, तुम्हारा मंत्रिमंडल छीन लूंगी। समझे चीज? मतलब सिंडिकेट के लोगों ने ये बात कही, सिंडिकेट के लोगों ने ये बात कही कि भाई जाकर के, यानी कि जो एस निजलिंगप्पा हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने ये बात कही जाके वोट किसको दो? संजीव रेड्डी को, जिसको सिंडिकेट के लोग चाहते हैं। पर इंदिरा गांधी ने कहा सब अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना। अंतरात्मा की आवाज मतलब वो बता रहे हैं, बेसिकली ये कहना चाहती है कि अगर वहां वोट देकर आए तो मंत्रिमंडल खो दोगे आप अपना। ठीक है, चुनाव का नतीजा क्या होता है? रेड्डी हार जाता है, संजीव रेड्डी हार गया और वीवी गिरी को विजय मिल जाते हैं। वीवी गिरी आपके जो नए राष्ट्रपति बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? अध्यक्ष जो थे निजलिंगप्पा, इन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव से हटा दिया, इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त कर दिया। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपके कांग्रेस के अंदर दो गुट बन जाते हैं, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, आर का मतलब रिक्विजिशनिस्ट। ठीक है, रिक्विजिशनिस्ट। इसका दोनों में है क्या? तो ओ जो है ना वो सिंडिकेट वाले हैं, और आर जो है आपके वो कौन है? आपके इंदिरा गांधी वाले। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने इस बात पर यह कहा कि भाई, इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई उन्हीं की पार्टी यानी जो कांग्रेस आर है वही आपकी कौन है? वही आपकी असली कांग्रेस है। अब क्योंकि इंदिरा गांधी को सरकार से हटा दिया गया है,
इंदिरा गांधी से लोगों ने अपने हटा दिया, कांग्रेस पार्टी से हट गई, तो अब दो पार्टी बन गई, कांग्रेस और कांग्रेस आर। तो चुनाव हुआ था कब? 1967 में। चलना था इसे 5 साल, 1972, 5 साल 72 तक, बट वो 72 तक चल ही नहीं पाया, क्योंकि 69 में क्या किया गया? 69 में ही इंदिरा गांधी को चुनाव से हटा दिया गया, पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। तो यानी अब चुनाव दोबारा होगा, कब होगा? 1971, मतलब फिर भी 2 साल के बाद। कब हुआ चुनाव आपका? 71 में। आपका ऐसे ही चल रहा था घसपिटा करके, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इस बीच में क्या हुआ। अब 1971 में क्या हुआ है, तो कांग्रेस का पुनरुत्थान कैसे होगा जब दोबारा चुनाव होगा, इस बारे में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज हमने पढ़ा पूरे चौथे आम चुनाव के बारे में, क्या समस्या, क्या परिणाम, बंटवारा, आया राम गया राम, सब कुछ, ठीक है। एक बार आप इसे कैप्चर कर सकते हैं।